इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक एक पहेली है जो एक छोटी सी ऑडियो क्लिप में छिपी हुई है। और इस पहेली के कुछ टुकड़े हैं, जैसे कुछ देशों की चेतावनियां, कुछ खास किस्म के फौजी जहाज और ड्रोन और एक बड़ी महाशक्ति की धमकी। और ये टुकड़े कोई आम पहेली के नहीं है। मतलब इन्हें जोड़ने पर जो तस्वीर बनती है वो काफी विस्फोटक हो सकती है। बिल्कुल। क्लिप का दावा तो साफ है कि अगले 24 से 48 घंटे मध्य पूर्व के लिए बेहद बेहद अहम है। बहुत अहम। तो आज हमारा मकसद यही है, इन सारे टुकड़ों को एक एक करके उठाना, उन्हें समझना और ये देखने की कोशिश करना कि इनसे क्या तस्वीर बन रही है, कौन से देश शामिल हैं, पर्दे के पीछे चल क्या रहा है, और सबसे बड़ा सवाल कि दांव पर क्या लगा है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहेली का जो पहला टुकड़ा है वो है राजनयिक स्तर पर हो रही हलचल। क्लिप में बताया गया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के लिए कहा है। अब ऐसी ट्रैवल एडवाइजरी तो आती रहती हैं, तो क्या इसमें कुछ खास है या ये सिर्फ एक रूटीन सावधानी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है नहीं, ये बिल्कुल भी रूटीन नहीं है। अच्छा। देखिए, जब सरकारें, खासकर भारत जैसे देश जो आमतौर पर तटस्थ रहते हैं, जब वो अपने नागरिकों से तुरंत निकलने को कहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। मतलब ये कि उनके पास कोई ठोस जानकारी है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि उनकी खुफिया एजेंसियों के पास कुछ ऐसी जानकारी है कि एक सैन्य टकराव का खतरा सिर्फ संभावित नहीं है बल्कि आसन्न है, मतलब इमिनेंट है। तो ये एक तरह का प्रीएम्प्टिव कदम है। हाँ, ताकि उनके नागरिक किसी भी होने वाले हमले में फंस न जाएं। यानी ये खतरे का वो अलार्म है जो सिर्फ सरकारी दफ्तरों में बज रहा है और ये उसकी एक छोटी सी गूंज है जो हम तक पहुंच रही है। सही कहा। इसी से जुड़ी एक और जानकारी है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। क्लिप कहती है कि रूस अपने नागरिकों को इजराइल से निकाल रहा है। हाँ। और इजराइल में अपना दूतावास भी बंद कर रहा है। अगर मुख्य तनाव अमेरिका और ईरान के बीच है तो रूस इजराइल से क्यों हट रहा है? इसका ईरान से क्या लेना देना? यहीं पर आप कह सकती हैं इस खेल की परतें खुलती हैं। रूस ये मानकर चल रहा है कि अगर अमेरिका और ईरान मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। बिल्कुल नहीं बैठेगा। और ईरान की जवाबी कार्रवाई का पहला और सबसे बड़ा निशाना शायद अमेरिकी ठिकाने ना हों बल्कि इजराइल होगा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ईरान के पास लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी गुट हैं जो सीधे इजराइल पर हजारों रॉकेट दाग सकते हैं। तो रूस पूरे इलाके को एक सिंगल वॉर जोन की तरह देख रहा है। और वो अपने लोगों को वहां से निकाल रहा है जहां उसे जवाबी हमले का सबसे ज्यादा डर है। एकदम सही। और दूतावास बंद करना, ये तो एक बहुत बड़ा कदम लगता है। ये तो सिर्फ नागरिकों को निकालने से कहीं ज्यादा गंभीर बात है ना? बहुत गंभीर। दूतावास बंद करना राजनयिक भाषा में लगभग गेम ओवर कहने जैसा है। गेम ओवर? हाँ, इसका सीधा मतलब ये है कि डिप्लोमेसी के सारे दरवाजे अब बंद हो रहे हैं। बातचीत का स्कोप लगभग जीरो है। ये एक साफ संकेत है कि रूस को लगता है कि सैन्य कार्रवाई अब टाली नहीं जा सकती। तो ये जो राजनयिक स्तर पर हलचल हो रही है वो खतरे की घंटी तो बजा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जमीन पर भी कुछ ऐसा हो रहा है जो इस डर की पुष्टि करे? क्लिप के मुताबिक बिल्कुल हो रहा है, और बड़े पैमाने पर। हाँ, और यहीं पर पहेली का दूसरा और शायद सबसे डरावना टुकड़ा सामने आता है। सैन्य जमावड़ा। स्रोत में कुछ खास सैन्य उपकरणों का जिक्र है। P8 पोसाइडन, MQ-9 रीपर ड्रोन और C-17 ग्लोब मास्टर। ये नाम सुनने में काफी भारी भरकम लगते हैं। आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये सिर्फ अलग अलग हथियार नहीं है, ये एक पूरी टीम की तरह काम करते हैं। एक टीम की तरह? हाँ, P8 पोसाइडन को आप समंदर का जासूस कह सकती हैं। समंदर का जासूस? ये सतह पर जहाजों पर तो नजर रखता ही है, लेकिन इसकी असली ताकत है पानी के नीचे। ये छिपी हुई पनडुब्बियों को ढूंढ निकालता है। और ईरान के पास पनडुब्बियां हैं? ईरान के पास छोटी पनडुब्बियों का एक बड़ा बेड़ा है जो वो फारस की खाड़ी में इस्तेमाल कर सकता है। तो P8 की तैनाती का मतलब है कि अमेरिका ईरान की नौसेना को पानी के ऊपर और नीचे दोनों जगह से घेरने की तैयारी कर रहा है। समझ गई। और MQ-9 रीपर ड्रोन, इसका नाम तो काफी सुना है और ज्यादातर बुरी खबरों में। सही सुना है आपने। रीपर ड्रोन सिर्फ जासूस नहीं है, ये एक शिकारी है। इसे हंटर किलर ड्रोन भी कहते हैं। हंटर किलर? ये घंटों तक हवा में मंडरा सकता है, अपने टारगेट की पहचान कर सकता है और फिर बिना कोई आवाज किए मिसाइलों से उसे खत्म कर सकता है।
इनकी मौजूदगी का मतलब है कि जमीन पर खास लक्ष्यों को, जैसे मिसाइल साइट्स या कमांडरों को, सटीकता से निशाना बनाने की क्षमता पहले से ही तैनात है। और तीसरा नाम था C-17 ग्लोब मास्टर। ये क्या काम करता है? C-17 इस पूरी मशीन का, आप कह सकते हैं, दिल है। ये एक विशालकाय ट्रांसपोर्ट प्लेन है। टैंक, तोपें, सैनिक, हजारों टन सामान कुछ भी ले जा सकता है। तो ये सप्लाई लाइन है। ये इस पूरी फौज की रीढ़ की हड्डी है। अब इन तीनों को एक साथ देखिए। P-8 समुंदर में आंखें हैं, MQ-9 हवा में शिकारी है और C-17 पूरी टीम को ताकत दे रहा है। तो ये सिर्फ हथियार इकट्ठा करना नहीं है, ये एक पूरी अटैक इकोसिस्टम, यानी हमले का पूरा माहौल तैयार करने जैसा है। जब आप इन तीनों को एक साथ देखते हैं तो संदेश साफ है। संदेश साफ है। ये सिर्फ अगर की तैयारी नहीं है, ये कब की तैयारी है। इसी सिलसिले में एक और जानकारी दी गई है जिसे अपुष्ट यानी अनवेरिफाइड बताया गया है। इसके मुताबिक अमेरिका की डेल्टा फोर्स को इराक बॉर्डर पर तैनात किया गया है। क्लिप में ये भी कहा गया है कि ये वही यूनिट है जिसने मधुरो को पकड़ा था। ये मधुरो शब्द का क्या मतलब है? ये किसी व्यक्ति का कोड नेम है या किसी ऑपरेशन का? ये एक बहुत ही खास संदर्भ है। खुफिया एजेंसियों की भाषा में मधुर या हनी जैसे कोड नेम अक्सर हाई वैल्यू टारगेट यानी HVT के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाई वैल्यू टारगेट। हाँ, बिना पुष्टि के कहना मुश्किल है, लेकिन इसका इशारा शायद किसी बड़े आतंकवादी नेता या दुश्मन के कमांडर की गिरफ्तारी की तरफ है। ये बताने का मकसद ये है कि ये यूनिट छोटे-मोटे काम नहीं करती। ये सीधे बड़े टारगेट्स के पीछे जाती है। बिल्कुल। डेल्टा फोर्स अमेरिकी सेना की सबसे घातक यूनिट्स में से एक है। इन्हें दुश्मन के इलाके में घुसकर किसी को पकड़ना हो, मारना हो या कोई बेहद मुश्किल ऑपरेशन करना हो, तब भेजा जाता है। और उन्हें ईरान के इतने करीब इराक की सीमा पर तैनात करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि योजना सिर्फ हवाई हमलों तक सीमित नहीं हो सकती। मतलब जमीन पर भी कार्रवाई हो सकती है। स्पेशल फोर्स की तैनाती का यही मतलब है। हो सकता है कि ईरान के अंदर किसी खास परमाणु सुविधा को निशाना बनाना हो या किसी बड़े कमांडर को पकड़ना हो। ये खतरे के स्तर को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि ये सीधे सीधे ईरान की जमीन पर घुसपैठ की तैयारी का संकेत है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सैन्य जमावड़ा है, लेकिन क्या ये सिर्फ ईरान को डराने की एक रणनीति नहीं हो सकती? अमेरिका अक्सर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है बिना हमला किए। तो इस बार ऐसा क्या अलग है कि हम इसे हमले की सीधी तैयारी माने? ये एक वाजिब सवाल है। अमेरिका ताकत का प्रदर्शन करता है, ये सही है, लेकिन इस बार दो चीजें अलग हैं। क्या? पहली, जैसा हमने पहले बात की, राजनयिकों और नागरिकों का उस इलाके से निकलना। जब आप अपने लोगों को बाहर निकाल रहे हों तो ये सिर्फ धमकी नहीं होती। और दूसरी, डेल्टा फोर्स जैसी यूनिट की तैनाती। ये यूनिट्स डराने धमकाने के लिए नहीं होती, ये एक्शन के लिए होती हैं। जब आप अपने राजनयिकों को बाहर निकालने का रास्ता दिखाते हैं और साथ ही अपने सबसे खतरनाक सैनिकों को अंदर जाने के लिए तैयार करते हैं, तो ये सिर्फ पोस्टरिंग नहीं रह जाती, ये युद्ध की तैयारी का सबसे साफ संकेत है। तो हमारे पास राजनयिक स्तर पर खतरे की घंटी है और जमीन पर एक पूरी अटैक इकोसिस्टम की तैनाती। हाँ। क्लिप इन दोनों को जोड़कर एक ही नतीजे पर पहुंचती है। अगले 24 से 48 घंटों में ईरान पर अमेरिका और इजरायल का एक समन्वित हमला हो सकता है। और हमें यह समझना होगा कि ये कितना गंभीर हो सकता है। ईरान कोई छोटा देश नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बड़ी क्षेत्रीय ताकत है जिसके पास जवाबी कार्रवाई की मजबूत क्षमता है। ईरान पर सीधा हमला पूरे मध्य पूर्व को एक ऐसे युद्ध में धकेल सकता है जिसे शायद कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और यहीं पर इस पहेली का तीसरा और आखिरी टुकड़ा आता है, जो इस क्षेत्रीय लड़ाई को एक वैश्विक टकराव में बदल सकता है। रूस। स्रोत के अनुसार यदि हमला होता है तो रूस भी इस संघर्ष में शामिल हो सकता है। ये बात सुनने में थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, लेकिन इसकी वजह स्रोत में साफ बताई गई है। क्या वजह है? अमेरिका और रूस के बीच पहले से ही बढ़ा हुआ तनाव, यूक्रेन युद्ध के बाद से दोनों देशों के रिश्ते शीत युद्ध के दौर से भी शायद बुरे हो गए हैं। और क्लिप में एक ताजा घटना का जिक्र है, अमेरिका द्वारा रूस के एक प्रतिबंधित तेल टैंकर को जब्त करना। अच्छा। ये सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं है, ये रूस की संप्रभुता पर हमले जैसा है। लेकिन क्या सिर्फ एक तेल टैंकर को जब्त करना इतना बड़ा कारण हो सकता है कि रूस जैसी महाशक्ति एक युद्ध में कूद पड़े? ये सिर्फ तेल टैंकर की बात नहीं है, ये उस ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनका हो सकता है। अच्छा। रूस को लगता है कि अमेरिका उसे हर मोर्चे पर घिर रहा है, यूक्रेन में आर्थिक प्रतिबंधों से और अब सीधे उसके जहाजों को पकड़कर। और इसके जवाब में रूस की धमकी का भी जिक्र है
एक संभावित नौसैनिक मिसाइल हमला। तो तनाव पहले से ही बहुत ज्यादा है। तनाव पहले से ही चरम पर है। दोनों देश एक दूसरे को सीधी सैन्य चुनौती दे रहे हैं। तो ऐसे में ईरान पर हमला रूस के लिए क्या मायने रखेगा? देखिए, रूस का इस मामले में कूदना ऐसा है जैसे दो लोगों की लड़ाई में अचानक मोहल्ले का सबसे ताकतवर आदमी आकर एक के पीछे खड़ा हो जाए। तो लड़ाई का पूरा समीकरण ही बदल जाएगा। पूरा समीकरण बदल जाता है। ईरान रूस का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। ईरान पर हमला रूस अपने प्रभाव क्षेत्र पर हमले के तौर पर देखेगा और वो इस मौके का इस्तेमाल अमेरिका को किसी दूसरे मोर्चे पर उलझाने के लिए कर सकता है। और ये दिखाने के लिए कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। बिल्कुल, ये क्षेत्रीय संघर्ष को सीधे सीधे एक वैश्विक महाशक्तियों के टकराव में बदल सकता है। तो संक्षेप में हमारे सामने जो जानकारी है वो एक तूफान से पहले की खतरनाक शांति जैसी है। दुनिया भर के देश अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य शक्ति अपने चरम पर पहुंच रही है और रूस अमेरिका का तनाव इस आग में घी डालने के लिए तैयार बैठा है। सही। जैसा कि क्लिप में बार बार कहा गया है, अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। ये स्रोत हमें तत्काल सैन्य हमले के क्या और कब पर तो केंद्रित करता है, मतलब क्या हो सकता है और कब हो सकता है। लेकिन ये एक बड़ा और शायद सबसे जरूरी सवाल अनुत्तरित छोड़ देता है कि हमले के अगले दिन क्या होगा। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि पहला हमला करना एक बात है, लेकिन उसके बाद जो होगा उसे संभालना वो बिल्कुल दूसरी बात है। स्रोत ने हमें शतरंज की पहली चाल की बिसात तो बिछाकर दिखा दी है, लेकिन ये सोचने के लिए हमें छोड़ दिया है कि उस पहली चाल के बाद शुरू होने वाले विनाशकारी खेल का क्या होगा। अगर हमला होता है तो ईरान कैसे जवाबी कार्रवाई करेगा? क्या वो सिर्फ अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा या पूरे खाड़ी क्षेत्र में तेल के जहाजों के रास्ते बंद कर देगा? क्या वो हिजबुल्लाह जैसे अपने प्रॉक्सी गुटों को इजराइल पर हमला करने का आदेश देगा? और उसकी जवाबी कार्रवाई कैसे सऊदी अरब और दूसरे देशों को एक ऐसे संघर्ष में खींच लेगी जिसे शायद कोई भी नियंत्रित न कर सके। स्रोत ने हमें उस पहली चिंगारी के बारे में तो बता दिया है, लेकिन उस चिंगारी से लगने वाली आग कितनी बड़ी होगी ये कल्पना करने के लिए हमें अकेला छोड़ दिया है।